तो जब आप इंडेक्सिंग करते हो ट्रू फॉल्स की हेल्प से तो उसको हम बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास डेटा फ्रेम है जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा है और मैं लिख देती हूँ DF मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और मेरे पास अगर मान लो 6-7 स्टूडेंट्स हैं, तो जहाँ पर मार्क्स 60 से ज़्यादा या बड़े होंगे उस जगह पर ट्रू आ जाएगा, जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। सो आई गेट द रिजल्ट लाइक दिस। तो ये तो मुझे क्या दे देगा, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वैल्यूज। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक DF दोबारा से लिख देती हूँ इस तरह से, तो देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ ट्रू फॉल्स, है ना, काफी सारे ट्रू फॉल्स वैल्यूज आ जाएंगे। तो बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि जहां जहां पर बूलियन वैल्यू ट्रू है उस रिस्पेक्टिव रो को शो कर दिया जाए। तो जहां पे ट्रू आएगा वो रो शो हो जाएगी और जहां पे फॉल्स आएगा वो उस रो को शो नहीं करेगा। सो वेर एवर वी हैव ट्रू दैट रो इज डिस्प्लेड। ठीक है, सो ट्रू वाली ही शो होती हैं। सो ट्रू रोज आर ओनली डिस्प्लेड, फॉल्स वाली जो है उनको वो शो नहीं करता है। राइट, इसे कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। ये सेम चीज हमने सीरीज में भी करी थी और वैसे ही आप इसको डेटा फ्रेम में भी कर सकते हैं। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ किस तरह से काम करता है। तो आज की क्लास में हम इसके साथ और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो करेंगे। एंड इट वाज वेरी गुड, सम ऑफ यू आंसर्ड दीज क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट क्लास में पूछे थे। दैट वाज वेरी नाइस टू सी कि आप सीरियसली ले रहे हो और सीरियसली क्वेश्चंस का आंसर भी कर रहे हो। दैट इज़ रियली नाइस। आई होप आप इतने ही मेहनत और लगन से पढ़ते रहोगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो आई शुड अपलोड मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू। राइट, सो चलिए अब पहले हम देख लेते हैं बूलियन इंडेक्सिंग कैसे काम करता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर अभी सिर्फ इतना प्रिंट करवा दूं कि DF के जो मार्क्स हैं वो हम ले लेते हैं 40s की रेंज में ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 ले लेते हैं क्योंकि ये 50 में से मार्क्स दिए हुए हमने। ठीक है, और इसको मैं कर देती हूँ एग्जीक्यूट। सो अभी आप देख रहे हो आपके पास पहले डेटा फ्रेम प्रिंट होगा। ये आपका डेटा फ्रेम है 45, 47, 42, 39, 48। तो 45, 47, 48 पे ट्रू आएगा, है ना। तो S1 पे ट्रू है, S2 पे ट्रू है, S3 पे फॉल्स है, S4 पे फॉल्स है, S5 पे ट्रू है। तो ये तो अभी उसने सिर्फ ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे कंडीशन ट्रू आ रही है, कहाँ कहाँ पे फॉल्स आ रही है। पर अगर आपको इस पे पड़ी हुई रोज को देखना है तो आपको इसमें एक बार और इंडेक्स लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए होता है, इंडेक्सिंग के लिए। तो आई पुट वन मोर स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड इट विद द डेटा फ्रेम नेम। तो अब जहां जहां पे इंडेक्स ट्रू होगा वो उसको दिखा देगा और जहां पे फॉल्स होगा उसको नहीं दिखाएगा। तो एज वी कैन सी कि वो S1, S2 और S5 को दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो S1, S2, S5 आर बीइंग डिस्प्लेड और ये आपके पास टोटल रोज थी। तो जो फॉल्स थे वो वाले शो नहीं होंगे, जो ट्रू थे वो वाले सॉल्व होंगे। तो ये ध्यान रखना कि 2 बार DF आएगा यहाँ पर, एक तो कंडीशन में है इसलिए, और दूसरा उस डेटा फ्रेम से हम डेटा उठा रहे हैं शो कराने के लिए, उसके लिए दोबारा से डेटा फ्रेम का नाम आता है। सो इट हैज टू कम ट्वाइस लाइक दिस, देन ओनली इट विल शो दी डेटा। ठीक है, सो ये हो गया आपका बूलियन इंडेक्सिंग। ओके, अब बूलियन इंडेक्सिंग एक चीज हो गई। इसके बाद आपके पास एक और छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज रीनेमिंग दी कॉलम हेडिंग्स और द इंडेक्स ऑफ द रोज। तो अगर तो सारे के सारे चेंज करने हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ़ यू हैव टू चेंज ऑल ऑफ देम तो आप इंडेक्स या फिर कॉलम्स एट्रीब्यूट की हेल्प से कर सकते हो। जैसे अगर आपको सबका चेंज करना है तो आप लिख सकते हो DF डॉट इंडेक्स और उसके बाद यहाँ पर आप एक एक करके, जैसे मैंने यहाँ दे दिया A B C D E, है ना, और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया DF को। तो इससे क्या होगा, आपके पास सारे के सारे जो इंडेक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये देख रहे हो। सो S1, S2, S3, S4, 5 की जगह A B C D E हो गया। तो ये सबको चेंज करेगा। मैं इसमें अगर एक भी कम दे दूं या एक भी ज़्यादा दे दूं तो मेरे को एरर आ जाएगा, वो मुझे नहीं करने देगा। आई हैव टू गिव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो ये तो होता है जब सबके चेंज करने हो, बट अगर सबके नहीं चेंज करने, किसी एक का ही चेंज करना है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो वहाँ पर आपके पास एक कमांड है, एक जो मेथड है वो है रीनेम। ठीक है, सो आप यहाँ पे रीनेम यूज़ करेंगे। रीनेम के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप किसको चेंज कर रहे हो। अगर आप इंडेक्स को चेंज कर रहे हो तो आप इंडेक्स इज इक्वल टू लिख दो।
अगर आप कॉलम्स में से चेंज कर रहे हो तो कॉलम्स इज इक्वल टू लिख दो, और आपको इसको एक डिक्शनरी की फॉर्म में देना है। जैसे कि आप S3 को चेंज करके S7 करना चाहते हो, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, वैसे तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, बट लेट्स से आई वॉन्ट टू डू लाइक दैट। सो मैंने ऐसे दे दिया। अब ये भी बिल्कुल ड्रॉप की तरह है कि ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये मॉडिफाई करके रिटर्न कर देगा डेटा फ्रेम को, बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं करेगा। अगर आपको ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस कराने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, क्या लिखना पड़ेगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखने से जो चेंजेस हैं वो आपके उसी डेटा फ्रेम में हो जाएंगे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ S3 इट इज S7। ठीक है, तो ये मॉडिफाई हो गया है। तो एक से ज़्यादा करना हो तो कॉमा देके यहाँ पर दे सकते हो। तो जितनी रोज हैं वो सारी आप इंडेक्स में दे दोगे, और अगर आपको कॉलम्स बदलने हैं, जैसे रोल नंबर की जगह एडमिशन नंबर करना चाहते हो, तो यू कैन राइट कॉलम्स इज इक्वल टू रोल नंबर डॉट कोलन, डिक्शनरी में कोलन आता है बीच में, आई वांट टू मेक इट एडमिशन नंबर, तो मैंने ऐसे दे दिया। तो अभी आपका रोल नंबर की जगह उसको चेंज करके एडमिशन नंबर कर देगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, रीनेम। सो रीनेम का मतलब होता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो नेम ऑफ द रोज और नेम ऑफ द कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। तो हम ओल्ड नेम बताते हैं, न्यू नेम बताते हैं, जहाँ पे ओल्ड नेम है वो न्यू नेम से चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, वन थिंग। नाउ थर्ड थिंग विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज राइटिंग इनटू द CSV फाइल्स। तो अभी तक जो आपका डेटा फ्रेम का डेटा है वो टेम्परेरी है, वो रैम में है। मैं प्रोग्राम खत्म करती हूँ, इट इज़ गॉन, है ना, वो कहीं पे भी परमानेंटली स्टोर्ड नहीं है। आप चाहते हो कि वो कहीं पे सेव्ड हो, ताकि लेटर ऑन मुझे उस डेटा को कहीं ईमेल करना है या मुझे उसका प्रिंट आउट निकालना है, सो आई शुड बी एबल टू डू दैट। मैं उस डेटा को प्रोसेस कर सकूं और लेटर ऑन जहां मैंने छोड़ा था वहीं से ही मैं शुरू करा सकूं। जैसे अगर मैं अभी यूजर से ये 5 स्टूडेंट्स का डेटा पूछ भी लेती हूँ, इनपुट करा लेती हूँ और इसको डेटा फ्रेम में डाल भी देती हूँ, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा वो सारा का सारा डेटा गया, इट्स ऑल गॉन। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा सिर्फ रैम में था, और प्रोग्राम खत्म होते ही रैम क्लियर हो जाएगी। आपको जब दोबारा यूज़ करना है तो दोबारा से इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सेकेंडरी स्टोरेज की, जो हम फाइल्स में भी कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली MySQL के साथ कनेक्ट करके डेटाबेस में भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर मुझे इसको CSV फाइल में सेव करना है तो मैं कैसे करूँगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हम सोच भी नहीं सकते। आपको सिर्फ लिखना है डेटा फ्रेम डॉट टू अंडरस्कोर CSV, बस ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी। इसके लिए आपने सिर्फ लिखना है df.toCSV और इसके अंदर अपनी फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मैंने दे दिया students.csv, दैट इज़ इट। आप चाहो तो एब्सोल्यूट पाथ भी लिख सकते हो, मतलब आप इस तरह से पाथ भी दे सकते हो, D ड्राइव में ABC फोल्डर के अंदर students.csv बनाओ। और अगर आप ये पाथ नहीं देते हो तो जिस जगह पर आपकी पाइथन फाइल है, जहाँ पे .py आप सेव कर रहे हो, जब आप इसको रन करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर इस फाइल को क्रिएट करेगा। तो students.csv विल बी क्रिएटेड राइट देयर वेयर यू हैव योर फाइल। तो मेरी इस फोल्डर में बनेगी, तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखाती हूँ आपको। ये रही students.csv, आई ओपन दिस एंड यही रिकॉर्ड्स हैं, यही है, देखो यही था ना यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है। द सेम थिंग इज स्टोर्ड ओवर हेयर। तो CSV की फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ गई। अब पहले वाली हेडिंग खाली है क्योंकि वो रो इंडेक्स आ रहे हैं। आप चाहते हो कि रो इंडेक्स नहीं मेरे को सेव करने, व्हाई शुड आई सेव द रो इंडेक्स, है ना, मेरे को सिर्फ डेटा सेव करना है, इंडेक्स सेव नहीं करने। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो इंडेक्स है वो राइट नहीं होगा फाइल के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इफ़ आई गो एंड ओपन इट नाउ, तो इसमें S1 S2 S3 S4 S5 राइट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिख दिया था। तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखने से वो राइट नहीं होता है। सिंपल, क्लियर है। सो ये हो गया राइट कैसे करते हैं, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। पेपर में भी इसके ऊपर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सो यू शुड नो कि किस फंक्शन की हेल्प से हम राइट करते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है, टू अंडरस्कोर CSV।
केस भी याद रखना है कि स्मॉल में था या कैपिटल में था। आपको केस स्टडी में क्वेश्चन दे देंगे, चारों कमांड्स में 2CSV लिखा होगा, लेकिन किसी में कैपिटल होगा, किसी में स्मॉल होगा, किसी में अंडरस्कोर होगा, किसी में अंडरस्कोर नहीं होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर कि अंडरस्कोर है बीच में 2 और CSV के, और 2CSV दोनों ही स्मॉल लेटर्स में है, इसमें कोई भी लेटर कैपिटल आपको नहीं लिखना है। दैट इज हाउ वी कैन राइट। अब आप यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बना के इसी फाइल को रीड करना चाहते हो तो इट्स ओके। हम क्या करते हैं, ये मान लो ये है aa.py, ये तो बनाया हुआ है इन्होंने डेटा फ्रेम पूरा, तो चलो कोई नहीं, हम नई फाइल बना लेते हैं। सो आई राइट क्लिक ओवर हियर, आई गो टू न्यू पाइथन फाइल एंड मैंने नाम दे दिया readdf। सो ये आपकी न्यू फाइल आ गई। यहाँ पर हमने कर लिया import pandas as pd df is equal to, अब जैसे 2CSV था, ठीक है, 2CSV किसके साथ लिखते हैं, डेटा फ्रेम के साथ। डेटा फ्रेम का नाम डॉट 2CSV, फाइल का नाम इट विल राइट इनटू द CSV फाइल। सेम वे pd डॉट रीड CSV, सो पांडास के साथ लिखना है आपको रीड CSV, ठीक है, और हमें अपनी फाइल का नाम देना है। तो फाइल का नाम क्या था, students डॉट CSV। सो इट विल रीड फ्रॉम दैट फाइल और वो उसको कहाँ पर ले आएगा, डेटा फ्रेम में। तो ये students डॉट CSV था, ये नाम मैंने यहाँ दे दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। सो इतना सा प्रोग्राम लिखा है मैंने 3 लाइन का आपके सामने, एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। सो व्हेन आई एग्जीक्यूटेड आई एम गेटिंग द सेम डेटा, यही था मेरे पास। बस इंडेक्स जो है वो S1 S2 S3 नहीं आया है, वो 0 1 2 3 4 आया है, क्योंकि हमने इंडेक्स राइट नहीं किए थे। हम चाहें तो यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए ऑब्वियसली वी हैव दिस कमांड df.index इज इक्वल टू, तो जो भी इंडेक्स आपको देने हैं वो आप दे सकते हैं। आप इसको लूप की हेल्प से भी जनरेट करा सकते हो, ताकि वो हर बार आपके जो इंडेक्स हैं, जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके हिसाब से ले ले। तो हम वो भी कर सकते थे, ठीक है। So we can do it that way also. So that's totally up to you. How do you want to take it? So इस तरह से हम रीड कर सकते हैं। रीड करते हुए आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे कि अगर आप सारे के सारी रोज, ये तो छोटी सी CSV फाइल है, पर हम नेट से जब डेटा डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास हज़ारों रिकॉर्ड्स होते हैं CSV फाइल में। तो अगर आप वहाँ पे चाहते हो कि भाई सारे के सारे नहीं देखने, सिर्फ 3 ही देखने हैं, तो आप लिख सकते हो n rows इज इक्वल टू 3। तो अभी तो इंडेक्स पे एरर आ जाएगा, लेट मी रिमूव दिस लाइन, क्योंकि हमने फेच करने को बोला है 3 और जबकि मैंने इंडेक्स दिए हैं 5। सो यहाँ पर मैंने लिखा n rows इज इक्वल टू 3, तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स को फेच करेगा। सो n rows इज इक्वल टू 3 लिखने से 3 रोज ही फेच होंगी। दैट इज हाउ वी राइट इट। हम हेडिंग इज इक्वल टू नन भी लिख सकते हैं जब रीड कर रहे हो, बताने के लिए कि हेडिंग रो नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो एज्यूम करके चलता है कि फर्स्ट रो जो है वो हेडिंग्स है, जैसे यहाँ पर उसने अपने आप फर्स्ट रो को हेडिंग्स ले लिया और सेकेंड रो से डेटा को लेना शुरू किया है। अगर आप हेडिंग इज इक्वल टू नन कर दोगे तो जो आपकी फर्स्ट रो है वो भी डेटा के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो हेडिंग इज इक्वल टू नन कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। तो ये एट्रीब्यूट्स आपको पता होने चाहिए कि इनसे क्या होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है स्किप रोज। अगर आप स्किप रोज करते हो कि आपको टॉप में से कितनी रोज को स्किप करना है, हाउ मेनी रोज यू वांट टू स्किप फ्रॉम द टॉप, ठीक है। सो हाउ मेनी रोज यू वांट टू स्किप फ्रॉम द टॉप, अगर आप वो देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो, राइट। सो ये शायद राइट करते हुए हम नन देते हैं, रीड करते हुए यू कांट स्पेसिफाई दिस। जब आप 2 CSV कर रहे हो तब आप लिख सकते हो हेडिंग इज इक्वल टू नन, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो स्किप रोज। अगर मैं कहती हूँ कि ऊपर की 2 रोज को स्किप कर दो, तो वो 2 रोज को स्किप करके आगे की 3 रोज उठा लेगा। इट विल डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो वैसे तो हम कभी भी n रोज और स्किप रोज को एक साथ यूज नहीं करेंगे, तो या तो आप n रोज दो या फिर आप स्किप रोज दो। तो स्किप रोज 2 से क्या हो गया कि ऊपर की 2 रोज को स्किप कर दिया। अब ये जो डेटा था इसको उसने हेडिंग मान लिया और उससे अगली जो 3 रोज थी उसको उसने डेटा मान लिया, ठीक है। तो स्किप रोज का मतलब होता है ऊपर से कितनी रोज को स्किप करना है। n रोज का मतलब है रोज कितनी पिक करनी है, कितनी दिखानी है, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर रीड CSV वर्क्स। तो ये एक एक मार्क का कोड आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं कि कोड लिखा होगा और उसमें ब्लैंक होंगे एंड वहाँ पर आपको फिल करके सही स्टेटमेंट बतानी होगी केस स्टडी क्वेश्चन में कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, राइट।
एक और टॉपिक बचता है, छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी कम पूछा जाता है, बट स्टिल यू शुड नो, दैट इज आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स. नाउ व्हाट इज आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स? जैसे अभी यहाँ पर मैं ये डेटा फ्रेम रीड कर रही हूँ, तो मेरे पास ये 5 रोज आ रही हैं, ठीक है. आप चाहते हो आइटर मतलब रिपीटेशन, आइटरेशन का मतलब ही होता है रिपीट करना. तो जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं उसको हम आइटरेशन कहते हैं. तो आप अगर रो वाइज आइटरेट करना चाहते हो तो आप लूप लगाएंगे जहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो फॉर के इन डी एफ. ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ तो क्या ये चीज़ चलेगी? क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा? अगर मैं ऐसे कर दूँ प्रिंट के और मैं इसको रन करके देखूँ तो ये क्या करेगा? डेटा फ्रेम को पहले शो कराया हमने प्रिंट डी एफ से, ठीक है. तो अब वो क्या कर रहा है, जब आप फॉर के इन डी एफ लेते हो तो वो सिर्फ कॉलम्स के नाम दिखा रहा है. सो बाय डिफॉल्ट इट टेक्स ओनली द कॉलम नेम्स, क्योंकि वो उसको डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और डिक्शनरी की जो कीज़ हैं उनको शो कर रहा है. तो कीज़ क्या हो गई? रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स. लेकिन आप ये नहीं करना चाहते, आप करना चाहते हो iterate over the rows. So df dot iter rows and now I run it. तो पहले फर्स्ट रो आएगी, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो एज अ सीरीज. तो आपके पास ये पहले फर्स्ट रो आई जिसका इंडेक्स क्या है? 0. ये उसका डेटा है, रोल नंबर 11, नेम अजय, क्लास 12, मार्क्स 45. फिर उसका इंडेक्स है 1, रोल नंबर है 12, उसका डेटा आ गया एंड सो ऑन. सो इट कम्स लाइक दिस. तो मतलब ये हर रो के लिए आइटरेट कर रहा है. आप यहाँ पे काउंट करा सकते हो कितनी रोज हैं, या आपको रोज की इंडिविजुअल वैल्यूज़ के ऊपर कोई कंडीशन लगानी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं जो नॉर्मल फंक्शंस के थ्रू अवेलेबल ना हो. तो वो यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है. और अगर आप यहाँ पर आइटर रोज की जगह आइटर आइटम्स लिख दोगे तो यही जो रेपिटेशन है ये कॉलम वाइज होगी. आइटर कॉल्स करके कोई फंक्शन नहीं है, सो वी डोंट हैव एनीथिंग एज आइटर कॉल्स. अब अभी तक इसमें कभी भी प्री बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आया है वो सिर्फ इतना आया है कि हॉरिजॉन्टली आइटरेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है एंड वर्टिकली आइटरेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है. तो हॉरिजॉन्टल आइटरेशन के लिए यूज होता है आइटर रोज, क्योंकि रोज जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं. तो आइटर रोज इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड आइटर items is used for vertical iteration of the data frame thing.